हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी की और उसमें हमारा फिजिक्स चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। लाइट वाला टॉपिक चल रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब रे ऑफ लाइट प्रोपेगेट करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है रे ऑफ लाइट, तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा डिविएट हो जाती है। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, जैसे यहाँ पे लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। तो यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट आ रही है, जैसे ही वो यहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो ये थोड़ा सा डिविएट हो जाएगी अपने पाथ से। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये वाला जो है इसको बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, ये आ गई इंसिडेंट रे और ये आ गई रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो ये वाला कोई भी मीडियम हो सकता है। सपोज ये बीकर है, इस बीकर में यहाँ नीचे पानी है, ये वाटर है, ऊपर वाला पार्ट आ गया एयर का। तो इसमें जब इंसिडेंट रे एंटर करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होएगी वो थोड़ा डिविएट हो जाएगी अपने पाथ से। वो किसी भी तरफ डिविएट हो सकती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल भी होएगी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी। ये डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम में वो एंटर कर रही है। ठीक है, अब जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो ये डिविएट होएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाला जो मीडियम है एयर है और नीचे वाला मीडियम यहाँ पे हम ले रहे हैं वाटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नॉर्मल। तो यहाँ पे जब इंसिडेंट रे एंटर करेगी यहाँ से एयर से वाटर में, तो ये क्या होएगी? अब एयर वाला जो मीडियम है ये रेयरर मीडियम है और जो वाटर वाला मीडियम है ये डेंसर मीडियम है। तो ये डिविएट हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल ड्रॉन ऑन द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया एट द इंसिडेंट पॉइंट। तो ये यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल यहाँ पे डिविएट हो जाएगी, जैसे ये वाला था। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल ये थोड़ा डिविएट हो जाएगी। इन केस ये अब जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है। ठीक है, डेंसर से रेयरर में मींस जैसे ऊपर वाला ये एयर हो गया, नीचे वाला जो मीडियम है ये आ गया वाटर। ठीक है, ये हमारा आ गया नॉर्मल। तो इसमें जब वाटर से एयर में रे ऑफ लाइट जब एंटर करेगी, अब यहाँ से वाटर से ये जो रे ऑफ लाइट है ये हो गई इंसिडेंट रे। जब रे ऑफ लाइट वाटर से एयर में ये एंटर करेगी तो उस केस में जो इंसिडेंट जो रिफ्रैक्टेड रे होएगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेवल करेगी। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वैसे जो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन ये वाली आनी थी, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये ट्रेवल करेगी। अगर लाइट जो इंसिडेंट लाइट है वो नॉर्मली ऑन द बाउंड्री, अगर वो नॉर्मल के पैरेलल ही एंटर करती है तो वो सेकंड मीडियम में भी अनडिविएटेड ही रहेगी। ठीक है, ऐसे जब ये वाला आ गया एयर वाला मीडियम, नीचे वाला आ गया वाटर वाला मीडियम। ठीक है, तो ये आ गया नॉर्मल। अब रे ऑफ लाइट जब नॉर्मल के पैरेलल ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो ये नॉर्मल के पैरेलल ही रहेगी, डिविएट नहीं होएगी। इस केस में ये नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी, डिविएट नहीं होएगी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट इंसिडेंट पॉइंट ऑलवेज लाइज ऑन द सेम प्लेन। अब तीनों के तीनों सेम प्लेन पे ही लाई करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। ठीक है, अब बाकी सारी इसी की ही फिगर्स है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्नेल्स लॉ की। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो बेसिकली स्नेल्स लॉ क्या बोल रहा है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये है स्नेल्स लॉ। ठीक है, आगे जाकर हम स्नेल्स लॉ की फिगर भी देखेंगे। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये एक रेशियो है। किस चीज की रेशियो है? स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। जो लाइट की स्पीड वैक्यूम में है और लाइट की स्पीड मीडियम में है, उन दोनों की जो रेशियो होती है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना मीडियम का, वो अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ इंक्रीज होने से डिक्रीज होता है।
ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो इसीलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट लाइट का होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि जो वायलेट कलर की लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ कम होएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका मैक्सिमम होएगा। जो रेड कलर की लाइट होती है, रेड कलर की लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होएगा वो मिनिमम होएगा। तो इट मींस कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होएगा, वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर के साथ भी वेरी करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है। बट ये वाली जो वेरिएशन होती है ना बहुत स्मॉल होती है। जो टेम्परेचर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वेरिएशन होती है बहुत कम होती है, इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं होती। बट टेम्परेचर इंक्रीज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी एंड फेज इन दोनों में कोई चेंज नहीं आता। फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों सेम रहते हैं, बट वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ये दोनों ही चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, bending of a linear object when it is partially dipped in a liquid inclined to the surface of the liquid। अब कोई भी लीनियर ऑब्जेक्ट उसको हमने लिक्विड में डिप किया, यहाँ पे फिगर दे रखी है, जैसे ये पेंसिल है। पेंसिल क्या है, एक लीनियर ऑब्जेक्ट है, इसको हमने पानी में डिप किया। तो पानी में डिप करने के बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब इंक्लाइंड क्यों हो रहा है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल इसकी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जो स्टार्स की ट्विंकलिंग होती है वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होती है। जो सन हमें मॉर्निंग और इवनिंग में ओवल शेप में दिखाई देता है वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही दिखाई देता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम डेंसर मीडियम में देखते हैं फ्रॉम द रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में देखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें स्मॉलर डिस्टेंस पे दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे कॉइन की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब जो कॉइन है, कॉइन को जब हम गिलास में डालेंगे, पानी वाले गिलास में डालेंगे, तो जो कॉइन है वो एक्चुअल में तो पानी के गिलास के बिल्कुल नीचे ही होगा, बट जब हम उसको देखेंगे ऊपर से, ऊपर क्या है, बाहर वाला जो है ये डेंसर मीडियम में है, सॉरी ये रेयरर मीडियम है, और जो पानी वाला मीडियम है ये डेंस वाला मीडियम है, डेंसर मीडियम है। जब रेयरर से डेंसर मीडियम में हम इस कॉइन को देखेंगे तो हमें ये कॉइन थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, हमें इसका डिस्टेंस कम दिखाई देगा, बट एक्चुअल में इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। इसीलिए जो फिश पॉन्ड है, जब हम इसको फिश पॉन्ड को ऊपर से देखते हैं, ऊपर से मतलब हम हवा से देख रहे हैं, तो फिश पॉन्ड का जो मीडियम है वो डेंसर होएगा, बाहर वाला मीडियम रेयरर होगा। तो रेयरर से जब हम डेंसर मीडियम में फिश पॉन्ड में देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जो फिश पॉन्ड की डेप्थ है वो कम है, बट एक्चुअल में उसकी डेप्थ ज्यादा होती है। कॉइन वाली एग्जांपल मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वाटर टैंक, वाटर टैंक को जब हम ऊपर से देखते हैं तो ऐसे लगता है कि वो इतना ज्यादा डीप नहीं है, वो शैलोअर दिखाई देता है, बट एक्चुअल में वो डीप होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वेवलेंथ कम होएगी तो जो आगे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होएगा वो ज्यादा होएगा। ठीक है, शॉर्टर द वेवलेंथ द लेस इट रिफ्रैक्ट्स, तो लाइट जो है वो कम रिफ्रैक्ट करेगी। तो अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि अलग अलग कलर्स के लेटर्स है। ठीक है, जैसे ABCD, तो अलग अलग कलर्स के लेटर्स है, उसके ऊपर इन्होंने रखी ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास का एक टुकड़ा रखा है उसके ऊपर। अब जो लेटर है अलग अलग कलर्स के हैं, जिस लेटर का जो कलर वायलेट होएगा उसकी जो वेवलेंथ है वो भी कम होएगी। वेवलेंथ कम होएगी तो वो इतना ज्यादा रेज्ड नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जो वायलेट कलर का लेटर होएगा ना, वायलेट कलर का, सपोज ये वायलेट कलर का लेटर है, ठीक है, वैसे तो रेड का है, बट सपोज V फॉर वायलेट, वायलेट कलर का लेटर है, जब इसके ऊपर हम ग्लास स्लैब रखेंगे तो ये हमें इतना ज्यादा रेज्ड दिखाई नहीं देगा। इसके उल्टा अगर कोई रेड कलर का लेटर है, ठीक है, रेड कलर के लेटर के ऊपर हम ग्लास स्लैब रखेंगे तो जो रेड कलर का लेटर है ना वो थोड़ा रेज्ड दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्रिटिकल एंगल की। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जब लाइट प्रोपिगेट करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम थ्रू ए प्लेन बाउंड्री क्रिटिकल, तो प्लेन बाउंड्री के थ्रू अब लाइट ने एंटर करा डेंसर से रेयरर मीडियम में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है,
ठीक है, तो ये आ गया नॉर्मल। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट वाटर से एंटर कर रही है एयर में, तो उस केस में क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ठीक है, अब ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये इंसिडेंस रे है, जैसे ये एंटर करेगी तो यहाँ पे जाकर क्या होगा, जो ये जो रे होएगी, रिफ्रैक्टेड रे होएगी, वो इसके पैरेलल ट्रेवल करेगी, जो बाउंड्री है बाउंड्री के साथ ही यहाँ पे ये ट्रेवल करेगी। तो मतलब नॉर्मल के साथ ये कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे इसकी पिक्चर भी दे रखी है नीचे क्रिटिकल एंगल की। तो ये है रे ऑफ लाइट, जैसे ही ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो ये प्लेन के साथ ही यहाँ पे डिविएट कर जाएगी। ठीक है, ये है क्रिटिकल एंगल। जो फर्स्ट वाली फिगर है ये है स्नेल्स लॉ की। ठीक है, स्नेल्स लॉ में ये इंसिडेंट रे है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे आ गई। ठीक है, तो इसमें यही आ गया साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये जो एंगल्स है ये दोनों आएंगे कांस्टेंट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ये थर्ड वाली जो फिगर है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की है। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में प्रोपिगेट कर रही है तो उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो इट मींस कि जो लाइट है, लाइट बाउंड्री के साथ इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी डेंसर मीडियम में। ठीक है, अब ये गई लाइट हमारी, ठीक है, रे ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है ना वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के बाद ये वापस फिर से उसी मीडियम में ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए, एक तो रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में प्रोपिगेट होनी चाहिए, इसीलिए अगर जो रे ऑफ लाइट है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उस केस में नहीं हो पाएगा। तो इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। अब डायमंड की जो स्पार्कलिंग होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही होती है। सेकंड है मिराज एंड लूमिंग। मिराज एंड लूमिंग क्या होती है, मिराज एंड लूमिंग एक तरह की इल्यूजन होती है। मिराज कहाँ पे होता है, मिराज यूजली हॉटर रीजन्स में होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। मिराज में क्या होता है, अब गर्मियों में कई बार आपने देखा होगा रोड पे जब हम चल रहे होते हैं दिन में, जब बहुत तेज धूप होती है, जब हम रोड पे चल रहे होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि कुछ डिस्टेंस पे जाकर रोड पे बहुत सारा पानी खड़ा है, पानी पानी है, बट एक्चुअल में वहां पे कुछ भी नहीं होता, एक तरह की वो इल्यूजन ही होती है, तो उसको बोलते हैं मिराज। लूमिंग क्या होता है, लूमिंग कोल्डर रीजन्स में होता है। कोल्डर रीजन्स में क्या होता है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो हवा में हैंग कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक तरह की इल्यूजन ही होती है। वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अर्थ के ऊपर ही होते हैं, वो कोई हवा में हैंग नहीं कर रहे होते, ये भी एक तरह की इल्यूजन ही होती है। थर्ड एग्जांपल है शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर। वाटर में जो एयर बबल्स होते हैं उनकी जो शाइनिंग होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही होती है। सनराइज और सनसेट से पहले जो सन हमें दिखाई देता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही विजिबल होता है। स्मोक्ड बॉल या फिर कोई भी मेटल बॉल ले लो, मेटल बॉल के ऊपर हम बहुत सारी ऐश लगा दी है, उसको जब हम पानी में डिप करेंगे तो वो शाइन करेगी। शाइन क्यों करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही वो बॉल शाइन करती है। नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर की अगर हम बात करें, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में होते हैं थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ अ वेरी फाइन क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज, मतलब कि बहुत ही फाइन क्वालिटी के स्ट्रैंड्स होते हैं, एक तरह की तारें सी होती है, ठीक है, जिनका की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.7। और जो हर एक स्ट्रैंड होता है ना, हर एक स्ट्रैंड के ऊपर एक कोटिंग करी होती है, और जिस मटेरियल की वो कोटिंग करी होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। मतलब कि अंदर जो स्ट्रैंड है उससे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अंदर वाला स्ट्रैंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 होता है और उसकी कोटिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5।
5। और इनका काम क्या है, इसमें से लाइट प्रोपेगेट करती है अलोंग द एक्सेस ऑफ फाइबर। फाइबर के साथ इसमें लाइट क्या है आगे प्रोपेगेट करती है थ्रू मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चाहे वो जो फाइबर है, जो स्ट्रैंड्स है, वो कर्व्ड हो या जैसे तैसे मर्जी मुड़े हो, बट उसमें से जो लाइट है वो ट्रेवल करेगी ही करेगी विदाउट द लॉस ऑफ एनर्जी। अब इसका काम क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर का? अब आपने सुना होगा कि जो फाइबर वाला नेट होता है, फाइबर वाला वाईफाई होता है, उसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। दूसरे वाले जो इंटरनेट हम लेते हैं, वाईफाई लेते हैं, उससे जो फाइबर वाला वाईफाई है उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। अगर आप 50 Mbps वाला पैकेज ले रहे हो तो उसमें मिनिमम जो स्पीड है वो 50 Mbps आएगी ही आएगी। ऐसे नहीं है कि 50 से कम होके 10 रह गई या 20 रह गई, ऐसा नहीं होता। क्यों होता है? क्योंकि जो फाइबर वाला नेट होता है उसमें ये स्ट्रैंड्स के थ्रू जो हमें कनेक्शन है वो मिलता है, जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होती, इसीलिए उसकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज होता है? ऑप्टिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। जो 2 डायमेंशनल पिक्चर्स बनते हैं उसमें भी इसको यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट करने से पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उनको आगे ट्रांसमिट किया जाता है। डॉक्टर्स जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की जो स्कैन करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेल्प से ही करी जाती है, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।